नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन डिपो में स्वागत है। आप सभी को ज्ञात होगा कि अपने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें अपन रेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज चल रहे हैं, जिसका आज तीसरा दिन है। आज हम भूगोल में राजस्थान के अपवाद तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में किस नदी को राजस्थान का शोक कहा जाता है? कांकणी नदी, गगर नदी, माही नदी और बाणगंगा नदी। तो साथियों, राजस्थान का शोक कहा जाता है गगर नदी को। कौन सी नदी को? गगर नदी को। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, गगर नदी का उपनाम सरस्वती, द्रसद्वती, मृत नदी और नट नदी है। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक श्रेणी की कालका पहाड़ी से, हिमाचल प्रदेश से। कुल लंबाई कितनी है? 465 किलोमीटर। सबसे मेन बात जो निकल के आती है वह है कि इस नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ है। कौन सी सभ्यता का? कालीबंगा सभ्यता का विकास। ठीक है, यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। याद रखना मित्रों, आंतरिक प्रवाह की। ठीक, यह नदी पंजाब व हरियाणा में बहकर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? टिब्बी, हनुमानगढ़ से, और बटनेर दुर्ग के पास जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक है ना। किंतु कभी कभी अत्यधिक वर्षा होने की स्थिति में यह नदी गंगानगर जिले में प्रवेश करती है और सूरतगढ़ अनूपगढ़ में बहती हुई पाकिस्तान के बहावलपुर जिले प्रवेश बिंदु के बिजोर में प्रवेश करती है और अंत में फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर समाप्त हो जाती है। पाकिस्तान में इस नदी को क्या बोलते हैं? हकरा। हकरा कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, थार के रेगिस्तान को पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? बोलिस्तान। क्या बोलते हैं पाकिस्तान में? बोलिस्तान। इस नदी की कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। ठीक है, और यह राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गग्गर नदी, जो भारत और पाकिस्तान में दोनों में बहती है। ठीक है, अगली नदी है कांतली नदी, उपनाम है कांटली, लंबाई है 100 किलोमीटर। भाव क्षेत्र है शिखर झुंझुनू, गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था यहाँ। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र की एकमात्र नदी है कांतली नदी, बहुत बहुत मोस्ट। इसका उद्गम होता है सीकर जिले के खंडेला की पहाड़ियों से, और ये झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। ठीक है, क्वेश्चन बन के आ सकता है, झुंझुनू को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? कांतली नदी। सीकर जिले की इस नदी का भाव क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। ठीक है, भाव क्षेत्र का क्या बोलते हैं? तोरावाटी। ठीक है, यह नदी 100 किलोमीटर लंबी है और झुंझुनू व चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, भाव क्षेत्र अगर याद नहीं हो तो कांतली में भी त आ रहा है और तोरावाटी में भी त आ रहा है। ठीक है, इससे याद हो जाएगा आपको। लगभग 5000 वर्ष पूर्व सीकर जिले में इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट। कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? गणेश्वर सभ्यता का। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे, जहाँ से मछली पकड़ने के 400 कांटे प्राप्त हुए थे। कितने? 400 कांटे। इससे ज्ञात होता है कि लगभग 5000 वर्ष पूर्व कांतली नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी रहा होगा। सही है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हुआ था गणेश्वर सभ्यता का विकास, और गगर नदी के किनारे पर हुआ था कालीबंगा सभ्यता का विकास। ठीक है, अगली नदी रूपारेल नदी देख लेते हैं। अलवर जिले के थानगाजी से निकलती है, थानगाजी अलवर से, और भरतपुर में समाप्त हो जाती है। रूपारेल नदी भरतपुर की जीवन रेखा है। भरतपुर की जीवन रेखा कौन सी नदी है? रूपारेल नदी। इसके उपनाम है वाराह और लसवारी। ठीक है, चलते हैं अगली नदी काकणी नदी। ठीक है, भाव क्षेत्र है जैसलमेर, कुल लंबाई मात्र 17 किलोमीटर। कितनी है? 17 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है? जैसलमेर जिले में कोटारी गांव से। यह नदी उत्तर पश्चिम में भुज जिले में जाकर समाप्त हो जाती है। कहाँ पर होती है समाप्त? भुज झील में। ठीक है ना।
किंतु यह मौसमी नदी अत्यधिक वर्षा में मीडा खाड़ी में अपना जल गिराती है। स्थानीय लोग इसे मसूरदी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मसूरदी। साबी नदी देख लो, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदी है। ये भी कहाँ से होती है? सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर से। ठीक है, यह नदी अलवर ज़िले की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, सबसे मोस्ट यहाँ पर यह बात आती है, अकबर ने इस नदी पर कई बार पुल बनाने का प्रयास किया लेकिन असफल रहा। ठीक है, अगली नदी है रूपनगढ़ नदी। यह सलेमाबाद अजमेर से निकलती है और सांबर के दक्षिण में विलीन हो जाती है। इस नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की पीठ है। कौन सा संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। घग्गर नदी का प्रवेश राजस्थान में किस जिले में और वह किस स्थान से होता है? अभी पढ़ा था, बड़नेर हनुमानगढ़, सूरतगढ़ गंगानगर, टिब्बी हनुमानगढ़, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है टिब्बी हनुमानगढ़। कौन सा है? टिब्बी हनुमानगढ़। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है जिसकी लंबाई मात्र 17 किलोमीटर है? अभी पढ़ाए हैं अपन ने। घग्गर नदी नहीं, 465 किलोमीटर है इसकी। तो कांकणी नदी, साबी नदी और सोम नदी। तो सही उत्तर होगा इसका कांकणी नदी। ठीक है ना, ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? मात्र 17 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित की गई? घग्गर नदी के किनारे। इसके किनारे तो कौन सी सभ्यता हुई थी? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा का अर्थ होता है काले काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है ना, कांकणी नदी, साबी नदी, सोम नदी, कांतली नदी। तो कांकणी नदी के बारे में अपन ने अभी पढ़ा ही है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई थी कांतली नदी के किनारे। किसके किनारे? कांतली नदी के किनारे। और इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तोरावाटी। क्या बोला जाता है मित्रों? तोरावाटी क्षेत्र। ठीक है ना, अभी ट्रिक बताई थी, इसमें भी तहर है और इसमें भी तहर है। ठीक है ना, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है? सरस्वती नदी, कांतली नदी, लूनी नदी और साबरमती नदी। तो सही उत्तर होगा इसका बी, कांतली नदी। कौन सी नदी करती है 2 भागों में विभाजित? कांतली नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन राजस्थान की अंतर प्रवाही नदियों में शामिल नहीं है? घग्गर नदी, कांकणी, साबी और सोम नदी। तो सही उत्तर है इसका सोम नदी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वह नदी कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? जो बागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के उपनामों से जानी जाती है? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी, लूणी नदी। बताइए मित्रों। तो इसका सही उत्तर होगा माही नदी। कौन सी? माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितने बार? 2 बार। और भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है ना, इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो इनके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, गुरामच झाप त्रिमी। 8-10 बार बोल देना, इस लाइन को याद हो जाएगी। गुरामत झाप त्रिमी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झाप त्रिमी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, माही नदी के बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लो। उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप
मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अममाओ स्थान से। ठीक है, लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। और राजस्थान में कुल उपवास क्षेत्र कितना है? 16,453 वर्ग किलोमीटर। गिरती कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। दाईं ओर से प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सोम। कौन सी नदी है? सोम। और बाईं ओर से प्रमुख सहायक नदियाँ अनस और पनाम। अनस ये रहा, और एक कौन सी है? पनाम। ठीक है। प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? माई बजाज सागर बांध, कडाना बांध पंचमहल गुजरात, और वानाका बोरी बांध खेड़ा गुजरात। ठीक है। अब देखिए चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी का उद्गम होता है इंदौर जिले के महू के निकट जनापाओ की पहाड़ियों से, और इस नदी को चरमणवती, राजस्थान की कामधेनु, बारहमासी नित्यवाही नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये एकमात्र नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। विश्व की एकमात्र नदी जिसके 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर 3 बांध बनाए गए हैं। तीनों पर ही जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन चंबल नदी से होता है। ठीक है ना। और इसकी प्रवाह प्रणाली कैसी है? वृक्षाकार। बहाव कैसा है? दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है ना। राज्य में बहाव क्षेत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है। कुल लंबाई 1051 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में 320, राजस्थान में 322 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 157 किलोमीटर, और मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सीमा में 252 किलोमीटर। एलिनिया सिंचाई परियोजना किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। ठीक है ना। ये चंबल नदी पर स्थित प्रमुख बांध, चारों बांध। ठीक है। ट्रिकेन की गांधी कोटा में जवाहर राणा से मिले। गांधी से गांधी सागर बांध एमपी, कोटा बिराज, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। यह इधर ट्रिक है चंबल की सहायक नदियों की। चंबल में पाका कुबाब तथा आलू आपको मिलता है। ठीक है। इससे आप चंबल की सहायक नदियों को याद कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगली नदी है लूनी नदी। प्राचीन नाम है लवणवती, पुष्कर पे साकरी बोलते हैं, और उद्गम स्थल से अजमेर तक क्या बोलते हैं? सरगावती या सागरमती नदी। और इसे जालौर में क्या बोलते हैं? रेल या नाडा। मीठी खारी नदी। मीठी खारी नदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जल बालोतरा से बाड़मेर तक तो मीठा होता है और बाद में कैसा हो जाता है? खारा। इसलिए क्या बोलते हैं इसे? मीठी खारी नदी। मरुस्थल की गंगा पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। इसका प्रवास क्षेत्र बोलते हैं गोडवाड़। ठीक है ना। प्रवास क्षेत्र को क्या बोलते हैं? गोडवाड़। कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। ठीक है ना। राजस्थान में 330 है। राजस्थान की लूनी नदी घाटी में सर्वाधिक संख्या में उपघाटियाँ हैं। ठीक है ना। राजसमंद परियोजना लूनी नदी के किनारे है, और एलिनिया है चंबल नदी के किनारे। ठीक है ना। ये मैप है। ये इसमें जोजड़ी नदी एकमात्र सहायक नदी जो दाएं किनारे से मिलती है, वह जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। ठीक है ना, नहीं होता है। इधर जवाई नदी। ठीक है ना। इसमें जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है रंगाई और छपाई उद्योग। इधर ये साबरमती नदी, राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, परंतु इसका महत्व गुजरात के लिए है क्योंकि कुल लंबाई 416 किलोमीटर है, जिसमें यह 45 किलोमीटर ही राजस्थान में बहती है। ठीक है ना। ये लूनी का प्रवास क्षेत्र और ये लूनी की सहायक नदियों की ट्रिक। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी, लूनी नदी। ठीक है, तो ये है लूनी नदी। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध लूनी नदी से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, धौलीधर का नाका कडाना बांध। कडाना बांध अभी अपन ने पढ़ा है, किस नदी पर स्थित है? तो ये है माही नदी पर। अभी अपन ने पढ़ा है कडाना बांध कहाँ है? माही नदी पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो दाएं किनारे से मिलती है वह जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। नहीं होता है। निम्न में से कौन सी नदी है? मीठड़ी, सोगड़ी, जोजड़ी, गुहिया। तो वो है जोजड़ी नदी। अब ये अपन ने डिस्कस की है। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन,
सरदार समंद परियोजना किस नदी के किनारे है? सरदार समंद परियोजना किस नदी के किनारे है? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी, लूणी नदी। तो सही आंसर है लूणी नदी। ठीक है, चंबल नदी के किनारे है एल निनो। ठीक है ना, कौन सी? एल निनो सिंचाई परियोजना किस नदी के किनारे? चंबल नदी के किनारे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी लूनी की सहायक नदी नहीं है? खारी, सागी, सोम, सुकड़ी। खारी नदी भी है, सागी भी है, सुकड़ी भी है, कौन सी नदी नहीं है? सोम नदी। सही आंसर क्या है? सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका उद्गम राजस्थान में होता है और उसकी राजस्थान में लंबाई कितनी किलोमीटर है? तो वह अभी अपन ने डिस्कस की थी, साबरमती नदी, जिसकी लंबाई राजस्थान में कितनी किलोमीटर है? मात्र 45 किलोमीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी के किनारे जयपुर में बैराट सभ्यता व दौसा में माधव सागर परियोजना कार्यरत है? बैराट सभ्यता और दौसा में क्या है? माधव सागर परियोजना। पार्वती नदी, बाणगंगा नदी, चंबल नदी और बनास नदी। बताइए मित्रों। तो सही आंसर है बी, बाणगंगा नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, पलासन नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? पलासन, पार्वती नदी, बाणगंगा नदी, चंबल नदी, बनास नदी। बताइए मित्रों। पलासन नदी, सही आंसर है बी, बाणगंगा नदी। किसकी सहायक नदी है? बाणगंगा नदी की। ठीक है, थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। बाणगंगा नदी कहाँ से? जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से। कौन कौन से राज्य में बहती है? राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। सहायक नदियाँ कौन सी है? गुमटी नाला, सूरी, पलासन और सावन। प्रमुख बांध कौन सा है? रामगढ़ बांध। और बनास नदी के बारे में जान लेते हैं। बनास नदी, इसकी सहायक नदियाँ बेड़च एवं खारी। बनास एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है, यानी कि पूर्ण रूप से राजस्थान में बहाव है इसका। यह नाथद्वारा, कांकरोली, राजसमंद और भीलवाड़ा जिले में बहती हुई टोंक, सवाई माधोपुर के पश्चात रामेश्वर, त्रिवेणी के नज़दीक सवाई माधोपुर चंबल में गिर जाती है। इसकी लंबाई लगभग 512 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ बेड़च, कोठारी, मानसी, खारी, मुरेल, धुंध। ठीक है, पार्वती नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी? लासी, अंधेरी, विलास, बरनी, बेंतली आदि। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा का सर्जन करती है? प्राकृतिक सीमा का सर्जन। पार्वती नदी, बाणगंगा नदी, चंबल नदी, बनास नदी। बताइए मित्रों। सही आंसर है ए, पार्वती नदी। ठीक है ना, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा का सृजन करती है। ठीक है ना। और जो माही नदी है वो किसके बीच करती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के। किसके बीच प्राकृतिक सीमा का सर्जन करती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा कौन सी नदी? माही नदी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन किस नदी से होता है? पार्वती नदी, बाणगंगा नदी, चंबल नदी, बनास नदी। अपन ने अभी डिस्कस किए हैं। कौन सी नदी है? चंबल नदी। ठीक है ना, सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन। प्रवाह प्रणाली है इसकी वृक्षाकार। ठीक है ना। एल निनो सिंचाई परियोजना व सावन भादो परियोजना किस नदी पर कार्यरत है? एल निनो सिंचाई परियोजना, पार्वती नदी, बाणगंगा नदी, चंबल नदी, बनास नदी। बताइए मित्रों। तो इसका सही आंसर है बी, सी। कहाँ पर है? चंबल नदी पर। कौन सी सिंचाई परियोजना? एल निनो सिंचाई परियोजना और सावन भादो परियोजना। ठीक है ना। और इसके बारे में एक चीज़ और बताई थी कि यही एकमात्र ऐसी नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही 3 बांध बने हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा यही एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बनास नदी द्वारा देवली के निकट बेसलपुर बांध में एक त्रिवेणी संगम बनाया जाता है। इस त्रिवेणी संगम पर मिलने वाली नदियों का युग्म कौन कौन सा है? तो बिसलपुर टोंक में त्रिवेणी संगम में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? मेनाल, बनास, बेड़च, चंबल, बनास, सीप,
डायबनास खारी और माही सोम जाखम। बताइए मित्रों। तो सही आंसर है सी, डायबनास खारी। ठीक है ना। कहाँ पर मिलती है ये? बिसलपुर टोंक। कहाँ पर? बिसलपुर टोंक। और बनास एकमात्र ऐसी नदी है जो 3 बार त्रिवेणी संगम में जाकर गिरती है। कितनी बार? 3 बार। ठीक है ना। ये भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिए। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी नदी बनास नदी में बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में शामिल नहीं है? खारी, कोठारी, बेड़ज और कालीसील। तो इसका सही आंसर है सी। कौन सी? बेड़ज नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बेड़ज नदी को उदय सागर झील से पहले किस नदी के नाम से जाना जाता है? बेड़ज नदी को उदय सागर झील से पहले गंभीरी नदी, मैनाल नदी, आहू नदी या आयड़ नदी। बताइए। तो इसका सही आंसर है डी। कौन सी? आयड़ नदी। ठीक है ना। उदय सागर झील में गिरने से पहले इसे किस नाम से जाना जाता है? आयड़ नदी। अगला क्वेश्चन। परवन नदी का प्रवेश राजस्थान में कहाँ से होता है? राजस्थान में कहाँ से होता है? नंदपुर झालावाड़, खड़ीबोर गांव झालावाड़, हुरडा गांव करौली, थानगाजी अलवर। बताइए मित्रों। सही आंसर है बी। कहाँ से होता है? खड़ीबोर गांव झालावाड़। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस नदी पर अजान बांध भरतपुर में स्थित है? अजान बांध कौन सी नदी पर है? बताइए। परवन नदी, गंभीर नदी, मैनाल नदी, वराह नदी। तो अजान बांध है गंभीरी नदी पर। कौन सी नदी पर? गंभीरी नदी पर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। राजस्थान में नदियों को जोड़ने की परियोजना का जनक किसे कहा जाता है? परमानंद चोयल, सौभाग्यमत गहलोत, मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया, घनश्याम दास बिड़ला। तो राजस्थान में नदियों को जोड़ने की परियोजना का जनक कहा जाता है मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया। किसे कहा जाता है? मोक्षमुंडम विश्वेश्वरैया। ठीक है। और नदियों को जोड़ने वाली क्रांति का नाम क्या है? अमृत क्रांति। कौन सी क्रांति बोला जाता है नदियों को जोड़ने वाली क्रांति को? अमृत क्रांति। ठीक है मित्रों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरना झरना जलप्रपात किस नदी के किनारे पर स्थित है? अरना झरना जलप्रपात राजस्थान के किस जिले में है? राजस्थान के किस जिले में है? बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। किस जिले में है अरना झरना जलप्रपात? सही आंसर है डी। किस जिले में? जोधपुर में। कौन सा जलप्रपात? अरना झरना जलप्रपात। ठीक है। अपने क्वेश्चंस की सीरीज यहीं समाप्त होती है। ठीक है। ये प्रमुख जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़ चंबल नदी के किनारे है। भीमलत जलप्रपात है, देखो भीमलत बूंदी में मांगली नदी पर। मैनाल जलप्रपात है मैनाल भीलवाड़ा में। और दमोह जलप्रपात है धौलपुर में। ठीक है। इनको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा है बेणेश्वर, डूंगरपुर, त्रिवेणी संगम में वो किन किन नदियों के मिलने से बनता है? सोम, माई और जाखम से। और भीलवाड़ा में भीलवाड़ा का त्रिवेणी संगम वो बनता है बनास, बेड़ज और मैनाल के द्वारा। कौन कौन सी नदियों में? बनास, बेड़ज और मैनाल। इसके साथ राजमहल टोंक वाला त्रिवेणी संगम बनास, खारी और डाई से। और रामेश्वर त्रिवेणी धाम, चंबल, बनास और सीप। देखिए बनास कितने त्रिवेणी धाम बनाती है? 3। कितने? 3। ठीक है ना। रामेश्वर सवाई माधोपुर, राजमहल टोंक और बिगोद और मांडलगढ़ के मध्य भीलवाड़ा। ठीक है। तो आज की सीरीज यहीं ख़त्म होती है। ठीक है। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों से शेयर करना ना भूलें। ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत। ठीक है।